सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं ग्रुप E1 के मैंने बायोलॉजी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। और दोस्तों ये आपको बता दें कि ये कोई लाइव क्लास नहीं है। हाँ, लाइव क्लास में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सर पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए ये क्लास जो है वो पूरी तरह से ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्पीड में कराते हुए चलेंगे, आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य है घ्राण ज्ञान, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्वसन दर का नियंत्रण या फिर चिंतन केंद्र। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य क्या है आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो कार्य है वो होता है चिंतन केंद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पार्श्व वेंट्रिकल्स पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। पार्श्व वेंट्रिकल्स जो है वो कहाँ पाई जाती है, लैरिंग्स में, मस्तिष्क में, कपाल में या फिर हृदय में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पार्श्व वेंट्रिकल्स जो है ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्धों को काट कर हटा दे तो क्या होगा। अगर हम प्रमस्तिष्क गोलार्धों को काट कर हटा दें, शरीर से अलग कर जाएं तो क्या होगा। जंतु जो है वो तुरंत मर जाएगा, भोजन ग्रहण तक रुक जाएगा, या फिर जंतु पागल हो जाएगा, या जंतु कुछ समय बाद मर जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अगर हम प्रमस्तिष्क गोलार्धों को काट कर हटा दें, अलग कर दें, तो जंतु कुछ समय बाद मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सभी को क्लियर है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आ गए हमें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पाइनल तंत्रिकाएँ मिश्रित अर्थात संवेदी व चालक होती हैं, इनके बारे में कौन सी बात जो है वो सही है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्पाइनल तंत्रिकाएँ मिश्रित अर्थात संवेदी व चालक होती हैं, इनके बारे में कौन सी बात जो है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है। पृष्ठमूली संवेदी अधर मूल चालक, पृष्ठमूल संवेदी एवं चालक, पृष्ठमूल चालक अधर मूल संवेदी या फिर अधर मूल संवेदी एवं चालक। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, हाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण या फिर भाग जो कहें तो कौन सा होता है। आपके मस्तिष्क का, ठीक है, आपके दिमाग को कहें हम, तो उसका सबसे बाहरी जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा भाग होता है। तो जाल तानिका कहलाता है, इवेन डाइना कहलाता है, दृढ़ तानिका कहलाता है या फिर मृदु तौनिका कहलाता है। तो मस्तिष्क का सबसे बाहरी जो आवरण है, जो भाग है, उसे हम जानते हैं दृढ़ तानिका के द्वारा। ठीक है, दृढ़ तानिका के नाम से इसको हम जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क आपका जो है वो कैसा होता है। एक्टोडर्मी, मीसोडर्मी, एक्टोडर्मी व मीसोडर्मी या फिर एंडोडर्मी। तो याद रखिएगा आपका जो मस्तिष्क है ना वो एक्टोडर्मी होता है। क्या होता है, एक्टोडर्मी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है अंतःकरणों से संवेदनाएं ले जाने वाली कपाली तंत्रिका है। अंतःकरणों से संवेदनाएं ले जाने वाली कपाली तंत्रिका है, इनमें से कौन सी है। तो सेवेंथ का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑडिटरी। क्या हो जाएगा, ऑडिटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, थ्योरी वाली क्लास अगर आपने नहीं ली है तो ले सकते हैं। आपको चले जाना है चैनल की होम पेज पर, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बायोलॉजी 2023 क्लास, डी फार्मा, ठीक है, फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री क्लास, सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है। तो अनुमस्तिष्क जो है इसका कार्य होता है ऐच्छिक गति या फिर ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ओके, हाँ, अनुमस्तिष्क जो है इसका कार्य होता है ऐच्छिक गति का नियमन। ठीक है, मेरु रज्जु की अच्छी नाल होती है। मेरु रज्जु की अच्छी नाल जो होती है वो कैसी होती है, ब्लास्टोसिल, एंटोसिल, साइजोसिल या फिर न्यूरोसिल। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरोसिल। क्या हो जाएगा, न्यूरोसिल। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आपका है पूछा गया है कि कशेरुकियों में गति कौन सी संरचना के कारण संभव होता है। कशेरुकियों में गति कौन सी संरचना के कारण संभव होता है। थायराइड, पीयूष, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो कि कशेरुकियों में गति की संरचना का कारण संभव हो पाता है या फिर नियंत्रण करने के लिए संभव हो पाता है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे अनुमस्तिष्क। आपने अभी पहले क्वेश्चन में किया। अनुमस्तिष्क जो है वो आपकी अपनी ऐच्छिक गति पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक गति यानी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं एक नियंत्रण रखे हुआ हूँ कि मैं लगातार बोल ही नहीं रहा हूँ, मुझे जहाँ रुकना है मैं रोक पा रहा हूँ। तो ये जो काम करता है कंट्रोल का, गति नियमन का, वो अनुमस्तिष्क ही करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे है कि एक मनुष्य जो कि स्मृति यानी अपना जो दिमाग है, मतलब सोचने समझने की क्षमता जो है वो खो चुका है, स्मृति जो है उसको खो दिया है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। एक व्यक्ति है जो कि अपनी स्मृति को यानी जो पुरानी बातें हैं उनको भूल चुका है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो उसके मस्तिष्क का जो भाग प्रभावित हुआ है वो है आपका प्रमस्तिष्क। क्या होगा? प्रमस्तिष्क। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओके, 12th है आपका, स्तनियों के मस्तिष्क का वह भाग है जो पेशी सामंजस्य का नियंत्रण करता है। स्तनियों के मस्तिष्क का वह भाग है जो पेशी सामंजस्य का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कार्पस, कैलोसम या फिर मेड्यूला। तो यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कॉर्पस कैलोसम। क्या हो जाएगा? कार्पस कैलोसम। दोस्तों ये आपका एक तरह से लाइव टेस्ट है, तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं वो एक लाइव टेस्ट की तरह ही दीजिएगा और क्लास को एंड में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करा। ओके। हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क का वह भाग जो श्रवण संवेदना के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो श्रवण संवेदना के लिए जिम्मेदार होता है। श्रवण यानी सुनने की सामंजस्य से उसका संबंध होता है, जिम्मेदार होता है उसके लिए। तो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा होगा या फिर प्रमस्तिष्क होगा, निम्न मस्तिष्क होगा या फिर हाइपोथैलेमस होगा। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला है वह रसायन जो उद्दीपन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने में सहायक होता है। तो वो आपका होता है कौन सा? एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन, ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कशेरुकी में मेरुरज्जु का श्वेत द्रव्य मुख्यतः बना होता है। कशेरुकी में मेरुरज्जु का श्वेत द्रव्य जो है वो मुख्यतः किसका बना होता है, यही आपको इसमें बताना है। तो वो बना होता है आपका नॉन मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं का। नॉन मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं का, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 16th नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले कई बार करा चुका हूँ। पूछा गया है कि शरीर में ताप जो नियंत्रण है, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, पीयूष ग्रंथि कहता है या फिर उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो दोस्तों अभी पिछली क्लास में ही हमने बताया था आपको कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस, डी ऑप्शन। और इस क्वेश्चन को आप कभी मत भूलिएगा क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जाता है। परानुकंपी तंत्रिका की एक क्रिया है। परानुकंपी तंत्रिका की एक क्रिया है नेत्र के तारे का फैलना, नेत्र के तारे का फैलना, यकृत से शर्करा का स्राव, हृदय स्पंदन दर बढ़ाना या फिर लार श्रावण होना। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 17 का। क्या होगा? लार श्रावण होना परानुकंपी तंत्रिका की क्रिया है जिस क्रिया के अंतर्गत लार का श्रावण होता है। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूरॉन किससे बनते हैं? जो न्यूरॉन है वो किससे बने होते हैं? आपको अभी ये क्वेश्चन कराया गया था। तो न्यूरॉन जो है वो किसके बने होते हैं? एक्टोडर्म के बने होते हैं, मेसोडर्म के बने होते हैं, एंडोडर्म के बने होते हैं या फिर इन सभी से मिलकर के बने होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन्स जो आपके हैं ना वो एक्टोडर्म के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक्टोडर्म के बने होते हैं। 18th का ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक प्रेरणा संवाहन जब दो न्यूरॉनों के बीच सिनैप्सिस से होकर गुजरती है तो यह सिनैप्सिस दूसरी प्रेरणा संवादना के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह क्रियाशील होता है। सिक्रिटिनल, एसिटाइलोकोलन, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन।
तो 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एसिटाइल कोलन। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुनरुद्वहन की क्षमता सबसे कम किसमें पाई जाती है? ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पर। पुनरुद्वहन की जो क्षमता है वो सबसे कम किस में होती है पूछी गई है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बताया गया है इसमें, लेकिन कम किस में सबसे होती है वो पूछा गया है। तो क्या ये जीवित कोशिका में सबसे कम होती है पुनरुद्वहन की क्षमता, या फिर पेशी कोशिका में, मस्तिष्क कोशिका में, या फिर त्वचीय कोशिका में? बताइए। हाँ, बिल्कुल मस्तिष्क कोशिका में। देखिए पुनरुद्वहन यानी कि समझ रहे हैं, पुनरुद्वहन की क्षमता यानी कि अगर कोई चीज़ सेल आपका डैमेज हो रहा है तो उसको कितना जल्दी वो ठीक हो जाएगा, यानी उसमें तेज़ गति से उसका निर्माण होना पुनरुद्वहन कहलाएगा आपका। ठीक है, तो अगर मस्तिष्क में कोई भी आपका समस्या हो रहा है, कोई अगर सेल्स जो है वो क्षति उसमें आ रही है, तो उसमें पुनरुद्वहन की क्षमता सबसे तेज़ होती है, यानी वो सबसे जल्दी ठीक होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को उत्तेजित करने पर हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, क्यों? हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को उत्तेजित करने पर हृदय की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि नार एड्रेनालिन का स्राव होता है, या फिर एसिटाइल कोलिन का स्राव होता है, दोनों का ही स्राव होता है, या फिर इनमें से किसी का स्राव नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नॉर एड्रेनालिन का स्राव होने के कारण ही जब हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को उत्तेजित करते हैं तो हृदय की जो धड़कन, जो गति होती है वो बढ़ जाती है। ओके, यदि हृदय में एसिटाइल कोलिन प्रवेश कराएं तो हृदय की जो स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा? तो आपने अभी करा कि वो घट जाएगा। यदि हृदय में एसिटाइल कोलिन प्रवेश कराएं तो उसकी जो गति होगी, उसकी जो स्पंदन करने की दर होगी वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि हृदय को होने वाली परानुकंपी तंत्रिका काट दी जाए तो हृदय स्पंदन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लाइव क्लास में जो है हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, काफ़ी उसमें समय भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादातर क्लासेस जो हैं अब रिकॉर्डेड ही मिले, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत सारे बफरिंग की प्रॉब्लम होती है और कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि दिखाई नहीं रहा है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपसे ये बताइएगा कि क्या आपको लाइव क्लासेस ही चाहिए या फिर इसी प्रकार आपको क्लासेस दी जाए? इसमें आपको क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छे से दिखेगा लाइव क्लासेस में। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आप डाउट इसमें नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, हाँ, हृदय स्पंदन बिना तंत्रिका के नियंत्रण होना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए तो हृदय की धड़कन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वैसे ही रहेगी, या फिर समाप्त हो जाएगी, यानी धड़कना ही बंद हो जाएगा हृदय आपका? बताइए। यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए तो हृदय की जो धड़कन होगी वो वैसी ही रहेगी, उस पर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए तो उसकी हृदय की धड़कन की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी ही रहेगी। ठीक है, वैसे ही बनी रहेगी। अगला है, तंत्रिका से होकर उद्दीपन के प्रसारण के लिए तंत्रिका की पारगम्यता किसके लिए बढ़ जाती है? तंत्रिका से होकर उद्दीपन के प्रसारण के लिए तंत्रिका की पारगम्यता किसके लिए बढ़ जाती है? तो 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन या फिर कैल्शियम आयन। तो 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम आयन। क्या हो जाएगा? सोडियम आयन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग जो है वो कहाँ होते हैं? यानी वो संवेदांग जो कि आपको शरीर को संतुलन की अवस्था में बनाए रखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। अंतःकरण, ठीक है, वो संवेदांग जो है वो आपके अंतःकरण में पाए जाते हैं। 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी। विट्रियस ट्यूमर की गुहा होती है लेंस के आगे, लेंस के पीछे, क्लोराइड और रेटिना के बीच, या फिर स्क्लेरोटिक और क्लोराइड के बीच। आपके नेत्र में विट्रियस ह्यूमर की जो गुहा होती है वो कहाँ पर होती है स्थित? यही आपसे पूछा गया है। तो वो दोस्तों ये स्थित होती है लेंस के पीछे। आपका जो लेंस है, ठीक है, उस लेंस के पीछे स्थित होती है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो आई है ना, नेत्र,
आँख। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में हर साल देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। ठीक है, राड एवं कोण नेत्रों के किस भाग में होते हैं? राड एवं कोण नेत्रों के किस भाग में होते हैं? रेटिना में होते हैं, कॉर्निया, आइरिस या फिर लेंस। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रेटिना। राड एवं कोण जो है वो नेत्र के रेटिना के भाग में होते हैं। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी जीभ पर स्थित स्वादेंद्रियाँ जिससे हमें स्वाद आता है किसी चीज़ का, किस श्रेणी की संवेदांग होती हैं? तो वो आपकी किस श्रेणी की संवेदांग होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो वो बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं आपकी जीभ पर वो बाहर ही तो होती हैं, तो इसे आप कहते हैं बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ। और ज्ञानेंद्रियाँ क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ वही होती हैं जो कि आपको किसी बाहर का जो आवरण है उसका क्या करती हैं, आपको प्रभाव दर्शाती हैं। यानी आप आँख से देख रहे हैं कोई चीज़ को, ठीक है, तो वो आपका ज्ञानेंद्रिय आपको बता रही है। और ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? तो आँख, कान, नाक, मुंह, ठीक है, ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये सब आपको पता है ना, आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। त्वचा यानी आपको अगर कोई छू रहा है, स्पर्श कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई हमें स्पर्श कर रहा है, तो ये आपका त्वचा भी एक प्रकार से आपकी ज्ञानेंद्रिय है। आँख मैंने आपको बता दिया। नाक, नाक यानी आप किसी चीज़ को सूंघ कर बता सकते हैं कि वो क्या महक रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये भी आपकी ज्ञानेंद्रिय होगी। आँख, नाक, मुँह, मुँह भी आपका ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जीभ जो है वो आपका बाह्य ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो इसके स्वादेंद्र ग्रंथियाँ होती हैं जिससे आपको स्वाद आता है। ठीक है, हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उदर सूल हमें किस श्रेणी के संवेदांगों के कारण महसूस होता है? उदर सूल हमें किस श्रेणी के संवेदांग के कारण महसूस होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, साम्य ज्ञानेंद्रियाँ। क्या होगा? स्वाम्य ज्ञानेंद्रियाँ। सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी बहुत बार पढ़ा है कि जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। रतौंधी का कारण क्या होता है? शलाकाओं में राडोप्सिन की कमी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोमिया या फिर शंकुओं में खराबी। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ा दिया जाएगा इसी प्रकार। तो याद रखना है, रतौंधी जो होता है वो शलाकाओं में रोडिप्सिन की कमी के कारण होता है। किस कारण होता है? देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप चाहे तो याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूचाल को यानी भूकंप को महसूस करने में कौन से संवेदनांग काम में आते हैं? भूकंप अगर आ रहा है तो आप कैसे महसूस करते हैं कि भूकंप है? क्या सूंघ कर महसूस करते हैं या फिर देख कर महसूस करते हैं? बताइए। कर्ण यानी कान से सुन करके, नेत्र से देख करके, तलवों की त्वचा से या फिर स्वाम्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूचाल को महसूस करने में कौन से संवेदनांग आपके काम आते हैं? बताइए। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कर्ण, कान। भूचाल से यहाँ पे संबंध है कि जो अगर पृथ्वी अगर आपकी हिल रही है, ठीक है, तो उसको आप महसूस कर पाएंगे अपने कान के माध्यम से। लेकिन अगर हम साफ तौर पे देखें तो आपकी सभी ज्ञानेंद्रियाँ जो है इसको महसूस कर सकती हैं। ओके, हाँ, अगर हम अपने नाक की आपकी बात करें तो नाक को छोड़ करके, ठीक है, युष्टेकी नलिका का कार्य क्या होता है? युष्टेकी नलिका जो है इसका कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो युष्टेकी नलिका जो है आपका, इसका कार्य होता है टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर हवा के दबाव को बराबर करना। टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर हवा के दबाव को बराबर करने का काम होता है किसका? युष्टेकी नलिका का। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? 34 नंबर क्वेश्चन आपका है। और जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? तो वो होता है ग्राण संवेदना। क्या होता है? ग्राण संवेदना। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 में पूछा गया है कि राडोप्सिन रंगा कहाँ मिलती है? राडोप्सिन रंगा जो है वो कहाँ मिलती है? त्वचा की डर्मिस पर, रेटिना की कोशिकाएं पर, पित्त पर या फिर लाल रुधिराणुओं में, आरबीसी में। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा रेटिना की कोशिकाओं में। जो रोडोप्सिन रंगा है वो आपकी रेटिना की कोशिकाओं में पाई जाती है, और इसी कारण ही आपको आँख से कुछ देखते हैं तो वो आपको उसके कलरफुल पार्ट में ही दिखाई देता है। नहीं तो आपको क्या होता है कि वो केवल ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई देता, लेकिन ये रेडोप्सिन रंगा के कारण ही वो जो है आपको कलरफुल दिखाई पड़ता है, ठीक है, महसूस होता है। रात को जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो यह किसके द्वारा ग्रहण की जाती है?
जब रात में आपकी प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आँख में आपका यह किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? शंकु कोशिका, शलाका या फिर दोनों या फिर लेंस? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल शलाका, ए ऑप्शन जो है 36 का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्र में अंध बिंदु कहाँ स्थित होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये करा भी रखा है पहले भी। नेत्र में जो अंध बिंदु है वो कहाँ स्थित होती है? तो जहाँ रेटिना के ऑप्टिक तंत्रिका निकलती है वहीं पर आपके नेत्र में अंध बिंदु स्थित होते हैं। जैसे मैं आपको फिगर पे तौर पर समझाऊँ तो ये मान लीजिए आपका नेत्र है, ठीक है, ये आपका नेत्र है, आपका यहाँ पे रेटिना है, ठीक है। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आपके पड़ रही है ना, तो एक यहाँ पे स्थित होता है, क्या होता है, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। जब प्रकाश की किरण जो है आपके सीधे इस अंध बिंदु पर पड़ती है तब आपको कुछ भी दिखाई स्पष्ट नहीं देता है, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अंध बिंदु पर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो आपको उसका प्रकाश प्रतिबिंब कैसा बनता हुआ प्रतीत पाएगा? तो आपको उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, आँख के द्वारा उसका प्रतिबिंब जो आपको है नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वो अंध बिंदु जो है वो रेटिना से ऑप्टिक तंत्रिका निकलती है, जहाँ पर रेटिना से ऑप्टिक तंत्रिका निकलती हैं वहाँ पर स्थित होता है आपका अंध बिंदु। ओके, और यहाँ पे आपका आँख है ना, तो आँख का जो नीचे का भाग होता है यहाँ पर कुछ रेशे संरचना होती है, इसको याद रखिएगा, इसको हम अंध नाड़ियाँ कहते हैं। और इस अंध नाड़ियों के ऊपर, ठीक ऊपर आपका जो है अंध बिंदु स्थित होता है। तो ये अंध नाड़ियाँ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है स्तनधारी के नेत्र में एकोडोमोशन की सामर्थ्य लेंस के वक्र को बदल कर की जाती है, यह किसके द्वारा होता है? स्तनधारी के नेत्र में एकोडोमोशन की सामर्थ्य लेंस के वक्र को बदल कर की जाती है, तो यह किसके द्वारा हो पाता है? बताइए ये किसके द्वारा हो पाता है? तो ये जो है वो आपके सिलियरी काय यानी सिलियरी पेशियाँ भी कहते हैं इसे हैं, सिलियरी पेशियों के द्वारा ही ये संभव हो पाता है। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 है, यदि पिथ किए हुए मेढक की एक टांग में विद्युत आघात दें तो यह क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रिया रूप में टांग समेट लेगा, जीभ बाहर निकाल लेगा, नेत्र बंद कर लेगा या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिवर्ती, यानी जब आपको विद्युत आघात देंगे तो उसकी क्रिया में वो विपरीत कुछ क्रिया करेगा और वो अपने टांग को जो है वो समेट लेगा। 39 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला है आपका, यदि हृदय में जाने वाले वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करें तो हृदय का स्पंदन दर क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा या फिर अप्रभावित हो जाएगा या फिर कुछ उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा? तो यदि अगर हम अपने हृदय में जाने वाली वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करें तो आपकी जो हृदय की स्पंदन दर होगी ना वो घट जाएगी, कम हो जाएगी उसकी दर, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हृदय की अनुकंपित तंत्रिका को काट दें तो हृदय स्पंदन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपको हमने करा रखा है। आपका जो हृदय का स्पंदन दर है क्या होगा? उस पर वो बढ़ जाएगा। यदि हृदय की अनुकंपित तंत्रिका को काट दें तो हृदय स्पंदन दर जो है वो बढ़ जाएगा। अगला है, यदि हृदय की परानुकंपी तंत्रिका काट दे तो क्या होगा? यदि हृदय की परानुकंपी, वहाँ पे तो अनुकंपी था लेकिन यहाँ पर परानुकंपी तंत्रिका को अगर काट दें हृदय की तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि हम हृदय की परानुकंपी तंत्रिका को काट देना तो क्या होगा कि बिना तंत्रिकीय नियंत्रण के हृदय जो है वो आपका स्पंदित होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क का सेरेबेलम संबंध होता है। मस्तिष्क का सेरेबेलम एक भाग होता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, ठीक है, सेरिब्रम, ये सब आपके मस्तिष्क के ही भाग हैं, इनका अलग अलग कार्य होता है। क्या ये पेशी गतियों और संतुलन के समन्वय को देखता है, सक्रिय संचालन में शरीर संतुलन का नियमन करता है, स्थैतिक संतुलन करता है या फिर पेशी संकुचन का आरंभ करता है? तो मस्तिष्क का सेरेबेलम जो है वो क्या करता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है पेशी गतियों और संतुलन के समन्वय को बनाए रखना। मस्तिष्क का जो सेरेबेलम है वो पेशी गतियों और संतुलन के समन्वय को बनाए रखता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, एक तंत्रिका तंतु में अंतरालों पर बने कुंचन को हम क्या कहते हैं? एक तंत्रिका तंतु में, तंत्रिका कोशिका में अंतरालों पर बने कुंचन को हम किस नाम जानते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रेनवियर के पर्व। क्या कहते हैं? रेनवियर के पर्व। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अगला प्रश्न है ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने 45 क्वेश्चन को कर दिया है मात्र 25 मिनट में ही, तो ये आपको लाइव क्लासेस में संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादातर जो क्लासेज हैं वो आपको अब ऑफलाइन ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज जो होती हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक है।
और पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब कुछ बेहतर रहता है। इनमें से कौन सरल प्रतिवर्त होता है? इनमें से कौन सरल प्रतिवर्त होता है? ए ऑप्शन आपका है अंधेरे में बिना लड़खड़ाए सीढ़ी चढ़ना, कोई वस्तु सामने आने पर आंखें बंद कर लेना, प्रिय भोजन सामने आने पर मुंह में पानी आ जाना, या फिर बिना देखे जूते में फीता बांधना। इनमें से कौन सरल प्रतिवर्त होता है? बताइए। बिल्कुल, प्रिय भोजन सामने आते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये सरल प्रतिवर्त है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये था हमारी आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। थैंक यू।